हेलो। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल पूछें अपना। हेलो। जी बताइए, पूछिए। हाँ जी, मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ जी। जी राजेश जी, आप थोड़ा ज़ोर से बोलें, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। हाँ जी, मुझे अपनी पत्नी के बारे में पूछना है जी। जी क्या सवाल है, पूछें। मेरी वाइफ को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जी। जी। ये L5S1 में है। जी। L5S1 में है जी इनको स्लिप उम्र डिस्क। उम्र कितनी है इनकी? इनकी उम्र है जी 37। और कितने टाइम से प्रॉब्लम है इनको? ये करीब 7-8 महीने हो गए जी। 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 L5S1 और L45 सबसे कॉमन लोकेशंस हैं स्लिप डिस्क के लिए। ये हमारी बैकबोन का लोअर मोस्ट पोर्शन है, जहाँ पर बैकबोन ख़त्म होती है और कूल्हे की हड्डी शुरू होती है। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस होते हैं, इसलिए L5S1 जैसे आपने अपनी वाइफ के केस में बताया 7-8 महीने हो गए हैं, काफ़ी लंबा टाइम है, यंग पेशेंट है। अगर थोड़ा बहुत भी रिलीफ नहीं हुआ है तो फिर हमें किसी इंटरवेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा। एक एमआरआई रिपीट करा करके नई पुरानी एमआरआई को कंपेयर करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लिए न्यूक्लियोप्लास्टी या ओजोन काम करेगी या फिर किसी सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा। अगर डिस्क बहुत हार्ड हो गई है, कोई बड़ा फ्रेगमेंट डिस्क का पूरा निकल करके कैनाल में नर्व को कंप्रेस कर रहा है, तो कई बार न्यूक्लियोप्लास्टी भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है, सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है। ये सर्जरी भी एंडोस्कोपिकली बिना चीर फाड़ के दूरबीन से, लेज़र से की जा सकती है, लेकिन ये एक डिस्कशन का मुद्दा है जो एक फ्रेश एमआरआई करा करके आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम साइड इफ़ेक्ट की या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करें तो स्लिप डिस्क से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? जी, स्लिप डिस्क एक क्रॉनिक लो बैक पेन का तो सबसे महत्वपूर्ण और कॉमन कारण है ही। जब स्लिप डिस्क का प्रेशर रिड्यूस नहीं हो पाता है, स्वेलिंग रिड्यूस नहीं हो पाती है, साइज़ श्रिंक नहीं हो पाता है, तो वो एक बैक पेन का कांस्टेंट सोर्स बना रहता है। सेकेंडरी चेंजेस फिर रीढ़ की हड्डी के जोड़ों पर और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स पे होने पर लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेसेस ज़्यादा पड़ते हैं, लोड ज़्यादा पड़ते हैं, जिसकी स्प्रिंगीनेस या सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाने की वजह से। लॉन्ग टर्म में स्पॉन्डिलाइटिस या आर्थराइटिस बैकबोन की स्टार्ट हो जाती है। ये कमर दर्द बढ़ कर के पैरों की वीकनेस, नमनेस और कई तरीके के सिम्टम्स में, एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस भी हो जाता है। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको सालों पहले स्लिप डिस्क से प्रॉब्लम की स्टार्ट हुई थी, अब यूरिन का नहीं मालूम पड़ता है, यूरिन अपने आप निकल जाती है, पैर सूखने लग गए हैं, पतले पड़ने लग गए हैं, इतनी वीकनेस आ गई है कि चल फिर नहीं पाते हैं, पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये एक माइल्ड बैक पेन से लेकर के और पैरालिसिस तक का एक्सट्रीम हो सकता है, जो स्लिप डिस्क की वजह से हमें लॉन्ग टर्म में फेस करना पड़ सकता है। तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से हमें हो सकते हैं। डॉक्टर, ट्रीटमेंट लेने के बाद लगभग कितने टाइम के बाद पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है? जी, न्यूक्लियोप्लास्टी की जहाँ तक बात करें, ये एक डे केयर प्रोसीजर है। किसी हॉस्पिटलाइजेशन की, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मरीज को सुबह न्यूक्लियोप्लास्टी करके 2-4 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वॉक इन प्रोसीजर है। मरीज़ चलता हुआ आता है, चलता हुआ घर जाता है, विदाउट एनी बेड रेस्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, टोटली सेफ़ है। इवन जहाँ सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा एंडोस्कोपिक टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, बिना चीर फाड़ के जो सर्जरीज़ एंडोस्कोपिकली हो जाती हैं, इनकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हम नेविगेशन और रोबोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं इन सर्जरीज़ में। तो जो रिकवरी का, रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्टन हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर यंग पेशेंट्स हैं। हम इनको ज़्यादा टाइम तक बेड रेस्ट या बिस्तर पे नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बैक टू वर्क जाएं, जल्दी से जल्दी एक एक्टिव नॉर्मल लाइफ स्टाइल लीड करें। तो इनके लिए एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ या लेज़र सर्जरीज़ बहुत वायबल ऑप्शन है। केस टू केस बेसिस पर सारा प्रोफाइल देखने के बाद, एमआरआई और पेशेंट को देखने के बाद ये डिसीजन लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से अवेलेबल है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन। जी, थैंक यू। दर्शकों, आज के लिए हमारे हेल्थ लाइव में बस इतना ही। डॉक्टर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी स्लिप डिस्क के बारे में। अगर ये प्रॉब्लम है तो किस तरीके से आप इसको क्योर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ लाइव। आपके साथ मैं हूं सनी वालिया। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस पर, वो बीमारी जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जिसे साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है। लेकिन कहते ये भी हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों का पता चल जाए, सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इसका इलाज भी संभव है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुदीप जैन, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन एट फोर्टिस हॉस्पिटल, करोल बाग, न्यू दिल्ली। अगर आपका भी ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा कोई सवाल है या फिर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो बता देंगे। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। जी, आज हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसी बीमारी होती है ये? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का कमज़ोर पड़ जाना है। ज़्यादातर उम्र के साथ हड्डियों में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी बनना कम हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, भुरभुरी होने लग जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ज़्यादातर एज रिलेटेड है, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको यंग एज में कर सकते हैं। ख़ास तौर पे औरतों में ज़्यादा कॉमन है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डाइटरी फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से आजकल ये यंगर एज ग्रुप में देखा जाने लगा है। चलिए हम कॉजेज़ पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हड्डियां जो हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो टूटने लग जाती हैं, तभी इसका पता चलता है। जी, ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट डिजीज़ के रूप में जाना जाता है कि ये कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं पैदा करता है। थोड़ा मसल पेन्स हो सकते हैं, बोन पेन्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ टाइम से कमर में, रीढ़ में जो दर्द चल रहा है या कूल्हे में जो दर्द चल रहा है वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा हो। ज़्यादातर हम इसको डिस्क संबंधित या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लेकिन इसी तरीके की बैक पेन या बटक पेन ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है। काफ़ी सारे केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर्स की फॉर्म में सामने आता है। ये फ्रैक्चर्स हमारी बैकबोन में, वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ज़्यादा कॉमन हैं। उसके अलावा कूल्हे की हड्डी में हो सकते हैं, कलाई की हड्डियों में हो सकते हैं, जहाँ पर स्ट्रेसेस ज़्यादा पड़ते हैं। और कई बार फ्रैक्चर्स नहीं भी होते हैं, हड्डियाँ अपने वजन से ही दब जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से कमर की रीढ़ की हड्डी में डिफॉर्मिटी डेवलप होने लग जाती है, जिसको काइफोसिस बोलते हैं। बैकबोन बेंड होने लग जाती है आगे की तरफ, और ओल्ड एज में ज़्यादातर काइफोसिस की फॉर्म में ऑस्टियोपोरोसिस सामने आता है। इंडिया में कितना कॉमन है ये? इंडिया में बहुत कॉमन है, वेस्टर्न पॉपुलेशन से ज़्यादा कॉमन है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी प्राइमरीली वेजिटेरियन डाइट है। वेजिटेरियन डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी का मेन सोर्स मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ही रहते हैं। ज़्यादातर बाकी की वेजिटेरियन डाइट में उतना हाई क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ पर कुछ सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं कि फ़ीमेल्स की केयर कम होती है। ग्रोइंग ईयर्स में भी उनको थोड़ा सा ज़्यादा इग्नोर किया जाता है या नेग्लेक्ट किया जाता है, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, और फिर मीनोपॉजल एज ग्रुप में आकर के हार्मोनल चेंजेस कुछ इस तरीके के होते हैं। ख़ास तौर पे इंडियन पॉपुलेशन में ये हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा पाए जाते हैं, ईस्ट्रोजन में, प्रोजेस्टेरॉन में, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। यहाँ पर 80 to 90% फीमेल्स 60 प्लस होते होते बोन्स में -2.5 का स्कोर शो करती हैं, जो कि सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बोन थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। क्या है ये बोन थिनिंग? जी, बोन थिनिंग इसको कहने का एक तरीका है। एक्चुअली हमारी जो हड्डियां हैं वो सेंटर में कैंसलस बोन की बनी होती हैं और उनके चारों तरफ एक हार्ड कॉर्टिकल बोन का कॉर्टेक्स होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ये जो हार्ड कॉर्टिकल बोन है ये पतली हो जाती है, थिंड आउट हो जाती है, और उसके अंदर का जो कैंसलस बोन का जो मेशवर्क है, जो नेटवर्क है एक मकड़ी के जाल की तरह, वो भी ज़्यादा खोखला हो जाता है। तो ये हमारी सेंट्रल कैंसलस बोन और पेरिफेरल कॉर्टिकल बोन दोनों को अफेक्ट करता है, दोनों को कमज़ोर बनाता है, और इसलिए हम कहते हैं कि हड्डी पतली हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है या भुरभुरी हो रही है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं, हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस पर। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है या फिर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, शरीर के कौन से हिस्से में इसका ज़्यादा खतरा रहता है? जी, हमारी बैकबोन इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। उसके कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो बैकबोन में कैंसलस बोन का पोर्शन ज़्यादा होता है।
हमारी जो लिम्स की हाथ पैरों की हड्डियां हैं उनमें कॉर्टिकल बोन ज़्यादा होती है और बैक बोन में कैंसलस बोन ज़्यादा होती है जो पहले से ही पोरस होती है। और ऊपर से सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस जो बॉडी वेट का जो लोड है वो सबसे ज़्यादा बैकबोन पे पड़ता है। ये एक तरीके से हमारा एक्सियल स्केलेटन है जो हमारे बाकी के स्केलेटन को कनेक्ट करता है और उससे सारे लोड लेता है। सबसे ज़्यादा बैकबोन, उसके बाद कूल्हे की हड्डी के ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के साथ वो ज़्यादातर इन्हीं हड्डियों में देखी जाती हैं। इसमें बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है? जी, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार कमर के रीढ़ की हड्डी के दर्द को हम डिस्क से ही संबंधित करते रहते हैं कि भाई डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है या आर्थराइटिस हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे मिडिल एज और ओल्ड एज में आकर के ऑस्टियोपोरोसिस को एक इम्पॉर्टेंट वजह की तरह देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऑस्टियोपोरोसिस उतना साइलेंट नहीं होता है जितना हम समझते हैं। कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है या मसल पेन्स हो रहे हैं या और भी हड्डियों में दर्द हो रहा है, उसकी वजह डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। उसको भी एक डायग्नोसिस की तरह देखना चाहिए। चलिए, कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, संतोष हैं भोपाल से। आइए जानते हैं इनका क्या सवाल है। जी हेलो जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरे पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। जी, कब से? सर, वैसे तो 1-1.5 साल हो गया। मुझे हील कुशन पहनने को कहा था, मैंने वो भी पहने थे। एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी भी करवाई है, लेकिन कुछ खास आराम नहीं है। जी, पैर की एड़ियों में दर्द की एक वजह ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, क्योंकि एड़ी की हड्डी है, शरीर का सारा वज़न लेती है, मेजर वेट बियरिंग बोन है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। रीढ़ की हड्डी बढ़ने लग जाती है, वो एक कॉमन कारण में से है। तो आपको कुछ एक्सरेज करा करके देखने चाहिए। आपने शायद कराए भी होंगे कि एड़ी की हड्डी तो नहीं बढ़ी हुई है। इसके अलावा यूरिक एसिड का बढ़ा होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, ये कई वजह हो सकती हैं एड़ी में दर्द होने की। आप सलाह लीजिए। अगर नहीं आपको आराम हो पा रहा है तो आप एक बार कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। हमने जैसा कि बताया कि ये साइलेंट डिजीज़ है और कुछ धारणा भी बनी हुई है कि जब तक गिरते नहीं या फिर फ्रैक्चर कोई हड्डी में ना हो जाए तब तक इसका पता नहीं चलता। क्या ये मिथ है या फैक्ट है? जी, जैसा मैंने बताया, हम कमर की रीढ़ की हड्डी के दर्दों को या और भी हड्डियों के दर्दों को ज़्यादातर स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क या आर्थराइटिस इस तरीके से जोड़ते हैं। और इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस कई बार मिस आउट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस स्लोली डेवलप होने वाली बीमारी है, धीरे धीरे महीनों में, सालों में डेवलप होती है और हम उसको सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर एज ए साइलेंट डिजीज़ काइफोसिस के साथ या फ्रैक्चर्स के साथ मैनिफेस्ट करता है। लेकिन अगर हम चाहें तो एक एज के बाद, फीमेल्स में ख़ास तौर पे 45-50 की एज के बाद हर साल 6 महीने में इसके लिए कुछ जांच करा करके, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि BMD करा करके, और मेल्स में 60+ की एज में साल 6 महीने में BMD करा करके इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और डायग्नोज करके इसको पूरे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एज का जैसे ही आपने जिक्र किया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्ली एज में भी ये हो सकती है या फिर एक एज के बाद ही ये सामने आती है? जी, आज की जीवन शैली में ये मिडिल एज में भी बहुत कॉमनली देखा जाने लगा है। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, एल्कोहलिज्म, अल्कोहल का इंटेक, ख़ास तौर पे स्मोकिंग बहुत कॉमन होती जा रही है, इवन फीमेल्स में भी। फीमेल्स में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं। प्रेगनेंसी का, लैक्टेशन का स्ट्रेस है, प्रॉपर डाइटरी केयर नहीं हो पाती है, उतना प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर भी नहीं है, और प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में जो एक्सरसाइजेज और फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो सब नहीं हो पाती हैं। फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, और वो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहते हैं इवन डिलीवरी के बाद। तो ये कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं जो फीमेल्स को ख़ास तौर पे ज़्यादा प्रीडिस्पोज करते हैं यंग एज में ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने में। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं। ज़्यादातर हम डेस्क जॉब करते हैं, सिटिंग है, प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, एक्सरसाइजेज नहीं हैं, सैर नहीं करते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारी हड्डियों को यंग एज में कमज़ोर बनाती हैं और आजकल बहुत कॉमन है इवन मेल्स में भी 40s में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया का पाया जाना। T स्कोर ज़्यादातर -1, -1.5 की रेंज में बहुत कॉमनली इंडिया में रहते हैं। डॉक्टर, दिल्ली से एक और कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं?
जी मेरी रीढ़ की हड्डी में मतलब दर्द रहता, 2 जगह से टेढ़ी हो गई है। जी एज कितनी है आपकी? जी 47 साल। जी अभी हम बात कर ही रहे थे या ना, फीमेल्स में क्यों ये कम उम्र में होने लगता है। जैसा आप बता रहे हैं कि कमर में दर्द रहता है और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लग गई है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां जब कोलैप्स हो जाती हैं, कंप्रेशन की वजह से डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, काइफोसिस या स्कोलियोसिस जिसको बोलते हैं, और फिर मरीज ऑब्जर्व करता है कि धीरे धीरे बैकबोन बेंड होती जा रही है, कमर झुकती जा रही है, कमर सीधी नहीं रख पाते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर कुछ एक्सरेज करा करके देखने पड़ेंगे। उनमें कुछ स्ट्रेस एक्सरेज रहेंगे, कमर को बेंड करा करके एक्सरे किए जाते हैं। एमआरआई करानी पड़ेगी और बोन मिनरल डेंसिटी चेक करने के लिए एक डेक्सा स्कैन कराना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली ये ट्रीट किया जा सकता है। ये पूरे तरीके से ट्रीटेबल है। ज़्यादातर दवाइयों से इसका इलाज हो जाता है, और उसमें आजकल बहुत सारी मॉडिफिकेशंस अवेलेबल हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, कई तरीके के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन एक आपको सलाह लेनी पड़ेगी। डॉक्टर, अगला कॉल हमें आयशा ने किया है कोलकाता से। हेलो हेलो आयशा, हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? आयशा, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी बोलिए। हाँ, मेरे कमर में दर्द है। आयशा बोलिए। हाँ, मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है और पूरा बैक पेन होता है, और एड़ी में भी दर्द रहता है। जैसे जब सो के उठते हैं तो उठ नहीं पाते बिस्तर से, जब तक कोई पेन किलर न ले ले जब तक दर्द होता रहता है। और कभी आपकी एज कितनी है? चक्कर भी आने लगता है। अपनी एज बताएं। और इसके वो और क्या हाथ वाथ भी सूज जाता है कभी कभी। जी आयशा, अपनी उम्र बताएं, एज कितनी है आपकी? गर्दन में इस सब में बहुत ज्यादा। अपनी एज बताइए। हेलो, आपकी उम्र कितनी है? 36। और ये सब प्रॉब्लम्स आपको कब से हैं, कितने सालों से हैं? ये सब प्रॉब्लम जब से हमको 8-9 साल से, जब से सीजर हुआ है। जी जी ना आयशा, आप कई चीज़ों के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं जिनका हो सकता है आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो। आपने बताया कि आपको सीजर का अटैक हुआ, उसके बाद से आपको चक्कर वक्कर आते हैं। ये एक अलग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ऑस्टियोपोरोसिस से या आपकी बैक बना की पेन से हो सकता है कोई लेना देना ना हो। एडियो में ज़रूर आपने दर्द बताया कि आपको कमर में काफ़ी दर्द होता है, एडियो में दर्द होता है। ये ज़रूर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है। एक्चुअली इसको ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं, जो यंग एज में इस तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं उनको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। फीमेल्स में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनमें डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं क्योंकि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। फ्रैक्चर्स होने की जगह वो बेंड कर जाती हैं, डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होती है जिसको सॉफ्ट बोन डिजीज़ या ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी होंगी, अपना कैल्शियम चेकअप कराना पड़ेगा, विटामिन डी चेकअप कराना पड़ेगा, डेक्सा स्कैन और कुछ एमआरआई करा करके दिखाना पड़ेगा। इसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर, यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, तो हेल्थ लाइव में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हेल्थ लाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस पर। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है या फिर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे जुड़ी हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, सुषमा जी, हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, ऐसे है कि मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उंगलियों का प्रेशर भी लगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने BH27 कुछ ऐसे ही कुछ टेस्ट था हड्डियों का, वो भी करवाया था, तो उन्होंने बोला कि उसमें स्पॉन्डिलाइटिस है पूरा सिर से लेके पैर तक, और मेरी थाइस वगैरह में, बैक में, सब जगह पे दर्द है। मैंने एक्सरे करवाया, बैक में दोनों हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में नीचे से गैप आ रहा है आपस में,
और उसके बीच में वो कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए मैं क्या करूं? जी, एज कितनी है आपकी?